इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक संख्या को निकालते कैसे हैं। वैसे बुक में 6-7 नियम दिए हुए हैं, लेकिन उन नियमों को याद करने से दिमाग खराब होता है, तो फालतू बकेटी में मत पड़ना। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि किस जीरो को लें और किस जीरो को ना लें। तो सबसे पहले तो ये है कि संख्या को पहचान लो। संख्या आपकी कोई भी होगी, 1, 2, 3, 4, 101, 501, 601, कोई भी आपकी संख्या है, ठीक है ना। अगर उस संख्या में आपका डेसिमल आ गया है तो संख्या के जो स्टार्टिंग जीरो है तो उन्हें काउंट नहीं करना है। जैसे ये हमने यहाँ पर लिया 0.0023, अब यहाँ पर संख्या होगी 23, है ना। अब इसमें आ रहा है डेसिमल, तो 23 के आगे 23 का स्टार्टिंग जितनी भी जीरो है उन्हें काउंट नहीं करना, तो बस गया आपका 23। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया 0.002300, तो अब यहाँ पे संख्या होगी भाई 2323 हो गई ना। तो हमको पता है कि डेसिमल के केस में जो भी संख्या है तो स्टार्टिंग जीरो को बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम पे बच गया 2300, तो इसका हो गया 4। नेक्स्ट केस ये है कि अगर डेसिमल नहीं है तो फिर जो लास्ट का जीरो है तो उसे काउंट नहीं करना है, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे केस लिया 203, तो इसमें 3 ही हो गया है ना, 1 2 1 0 और 1 3। अगर हमने पे लिया 20300, तो संख्या है और संख्या में डेसिमल नहीं है, तो जो लास्ट का जीरो है उसे काउंट नहीं करना, तो आपका बच गया 203। और तो इसमें इस केस में सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 3। सिग्निफिकेंट नंबर के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे इसमें पहला है कि 32445, तो सिंपल से ये नंबर है ना, इसमें कोई आपका जीरो है, तो इसमें जो भी संख्या है इसको एक बार काउंट कर लो, तो इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट है 0.23435, अब इसमें डेसिमल आ रहा है, तो संख्या जो भी आपका नंबर है तो उसका जो भी स्टार्टिंग का जीरो है तो उसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसमें क्या बच गया 23455, तो इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट है 2348.23, इसमें भी डेसिमल आ रहा है और इसमें कोई जीरो है नहीं है, तो जो भी आपका है उन सबको काउंट कर लो, इसका आंसर हो गया 6। अब देखो नेक्स्ट क्या है 0.0023, अब इसमें डेसिमल आ रहा है ना, तो जो भी आपका नंबर है 23 आपका नंबर है, तो नंबर का जो भी स्टार्टिंग का जीरो जो भी जीरो है उसको छोड़ देना है, तो इसमें आपका बच गया 23, तो इसे काउंट कर लो, आपका दोस्त आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.02300, इसमें भी डेसिमल आ रहा है, तो जो भी आपका नंबर है 2300 हो गया, फिर 23 हो गया, जो भी नंबर है तो उस नंबर का जो भी स्टार्टिंग का जीरो उसको छोड़ दो, तो आपका बच गया 2300। तो इसे काउंट कर लो 2300, तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है 1.009, तो इसमें आपका नंबर है 1009 और इसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है। अब बीच के नंबर की कोई बात नहीं हुई थी, बस ये बात हुई थी कि हमें किस जीरो को छोड़ना है, तो इसमें ना आगे जीरो है ना इसमें पीछे जीरो है, तो जो भी है 1009 इन सबको एक साथ में काउंट कर लो, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है 230004, इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं है, तो जो भी आपके नंबर है उन्हें काउंट कर लो, तो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट है 100, ये आपका नंबर है और इसमें जीरो आ रहा है, तो फिर जब भी कोई नंबर होता है और उसमें जीरो आता है तो लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हो जैसे कि 1.00 × 10⁻² या 3 जो भी है, ठीक है, तो जो भी 10 टू द पावर है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जो भी आपका रूट नंबर है जो भी आगे है तो उसको देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है 1.00 और ये डेसिमल है। इसमें जब भी कोई डेसिमल होता है तो आगे वाला जीरो मतलब कि जो भी नंबर है तो उसका स्टार्टिंग का जीरो काउंट नहीं होता है, तो 1 के स्टार्टिंग में कोई जीरो नहीं है, जो जीरो है सब इसके 1 के लास्ट में पीछे है, इसका आंसर हो गया 3। बस एक बात हमको ये याद रखनी है कि डेसिमल का अगर कोई भी केस आ रहा हो तो नंबर चाहे कोई भी हो तो उस नंबर का जो भी स्टार्टिंग में जीरो आ रहे हैं शुरुआत के जीरो को काउंट नहीं करना होता बस। जैसे कि नीट में एक क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर 161, 0.161 और 0.0161 में सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा। तो देखो पहला केस क्या है 161, तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है ना इसमें कोई आपका जीरो है, तो जो भी है संख्या उनको काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट केस क्या है 0.161, तो जब ये आपका डेसिमल वाला केस है तो डेसिमल वाले केस में जो भी आपका नंबर है तो उस नंबर के आगे जितनी भी जीरो हैं उसे काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका आप यहाँ पे
बच गया 161, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट केस क्या है 0.0161। अब ये भी केस आ रहा है किसका, डेसिमल का केस आ रहा है। तो डेसिमल वाले केस में जो नंबर का स्टार्टिंग 0 है उसे बिल्कुल भी काउंट नहीं करना, तो आपका बच गया 161। तो इसमें भी आपका 3 हो गया। तो तीनों ही केस में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 3 3 हो गया। ऐसे ही जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया। तो थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी सबको। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.17 इंटू 10⁶। तो ये आपका एक साइंटिफिक नोटेशन में है। तो 10⁻, कुछ भी रहे तो इसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जो आपका रूट नंबर है 1.17 हम इसको लेंगे। तो 1.17 ये आपका डेसिमल वाला केस है और इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो फिर जितनी भी संख्या उसको काउंट कर लो। तो इसका होगा आंसर 3। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ कंबाइन होती है तो उसके पीछे कुछ नियम होते हैं। अब पता नहीं किसके अंदर ये चल रही थी कि उसने नियम को निकाल दिए बिना बात के। जब कंबाइन हो गया तो होने दो, अब जब नियम आ ही गए तो फिर इनको जब पढ़ भी लो। तो पहला इसमें यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें यह कहता है कि जो भी आपका मास है वो कंजर्व रहेगा, मतलब जो भी चीज़ कंबाइन हो रही है, कंबाइन होने के बाद जो भी बना तो उन दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिएक्टेंट और जो आपका उत्पाद बना हुआ है प्रोडक्ट, तो उन दोनों का जो मास होगा सेम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपको बना CO2 प्लस H2O। तो अगर हम इन दोनों को काउंट करके देखें तो रिएक्टेंट का जो मास है और जो आपका उत्पाद बना तो उनका टोटल मास दोनों क्या होंगे, सेम होगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ आपस में कंबाइन हो रही है, जैसे कि हमने पानी लिया, अब पानी आप कहीं का भी ले लो, स्वर्ग का ले लो, नरक का ले लो, नाली का ले लो, कहूँ का ले लो आप पानी, है ना। तो जो H और O जो इनका मास का जो वो होगा, रेशियो होगा, वो सब सेम रहेगा। जैसे कि मानो कि H2O है तो H2O का मास हो गया, H2 में हो गया 2 और O का हो गया 16, तो इसका जो वो हो गया अनुपात हो गया वो 1:8 हो गया। तो अब पानी कहीं का भी ले लो तो ये 1:8 में ही रहेगा, H और O का जो वो है रेशियो। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया CO2, तो CO2 का जो भी है, जो भी आपकी रिएक्शंस हैं, किसी भी रिएक्शन से आपको CO2 मिल रहा है तो वो CO2 जो है हमेशा 3:8 बाई मास में वो उसका अनुपात रहेगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें ऐसा होता है कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व से मिल करके बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे N और O है, ये दोनों आपस में मिल करके इसने N2O या फिर NO, N2O3, N2O4, N2O5 इसने बनाए हैं। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे N जो इनका रेशियो होगा, जो इनके मास का रेशियो है, N और O के जो मास का रेशियो है, कभी 28:14 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे एक तत्व N का जो मास है उसका फिक्स किया तो हमने सब में ये देखा कि 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो जो भी ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं तो वो सब जो है एक सिंपल एक होल नंबर रेशियो में रहेगा, 1 2 3 4 5, 1:2:3:4। तो ये था ये नियम। नेक्स्ट यहाँ पे गे-लुसेक का नियम। तो ये नियम ये कहता है कि जब भी कोई गैसेज आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो जो इनका वॉल्यूम होगा तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे यहाँ पे हमने माना कि H2 और O2 ये आपको कंबाइन होके दे रहे हैं H2O। तो अगर हम आगे हमने इसको बैलेंस किया तो फिर जो इनका रेशियो आएगा, वॉल्यूम का जो इनका रेशियो होगा वो एक सिंपल नंबर में रहेगा, जैसे कि 2:1:2। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसने ये कहा था कि जब भी कोई गैसेज है ना, और अगर उन गैसों को हमने इक्वल वॉल्यूम ले लिया, कि जो भी गैसें, हमको नहीं पता कौन सी गैसें हैं, जो भी गैसें हैं, दुनिया की कोई भी गैस ले लो, तो अगर हमने उन गैसों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, ये तो कहा था बर्जीलियस ने कहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया अवोगाड्रो ने। इसने ये बोल दिया कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर, सभी कंडीशन सेम है और उनके वॉल्यूम भी सेम है तो जो भी गैस होगी तो वो एक उनके पास में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया 22.4 लीटर, तो गैस चाहे कोई भी रहे तो उन सभी गैसों का जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सब सेम रहेगा, सब में 1 मोल ही रहेगा। अब इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन है। ऐसे ही इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन है। देखो इसमें ये दिया हुआ है कि 2 गैस हैं, एक O2 है और एक SO2 गैस है। इसमें दोनों का मास दिया हुआ, ये भी ठीक है। फिर इसमें आगे इसने दिया हुआ है टेम्परेचर ये रहा, प्रेशर ये रहा, और उसने ये भी दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑक्सीजन में N मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और वो हमसे ये पूछ रहा है कि SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 लीटर SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, लड़कियों की तरह बेवकूफ़ बना रहा है जो। सिंपल सी बात यह है कि जब कंडीशन और टेम्परेचर जो भी है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन सब सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब 1 लीटर O2 में N मॉलिक्यूल है तो 1 लीटर SO2 में भी N मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 2 लीटर में, तो 2 लीटर SO2 में मॉलिक्यूल होंगे 2N। ये इसका आंसर हो गया 2N।